सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि किसी भी कंपनी को डूबने से बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका किसी आज के बिजनेस गुरु ने नहीं, बल्कि आज से 2300 साल पहले एक यूनानी दार्शनिक ने लिखा था। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम अरस्तु की इसी पुरानी समझ को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्थिर रखने के लिए एक मॉडर्न प्लेबुक की तरह देखने वाले हैं। ये सवाल है तो बड़ा दिलचस्प है ना, क्योंकि हम आज एक ऐसे थिंकर की बात करने वाले हैं जिनके आइडियाज, उनकी बातें आज भी किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतनी ही काम की हैं जितनी वो तब प्राचीन ग्रीस के लिए थी। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, अरस्तु के जमाने में ग्रीस के जो शहर राज्य थे वो लगातार अंदरूनी झगड़ों और बगावत से जूझ रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियां एक अनिश्चित बाजार में लगातार उथल-पुथल से गुजरती हैं। तो अरस्तु ने इस अस्थिरता को सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे एक बीमारी की तरह देखा। और फिर एक बहुत ही माहिर स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट की तरह उन्होंने इस बीमारी की जड़ें और उसके इलाज को साइंटिफिकली स्टडी किया। तो ठीक है, किसी भी सिस्टम के फेल होने के पीछे की असली वजहों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अरस्तु के लिए संकट, या जिसे हम क्रांति कहते हैं, उसका मतलब असल में था क्या। आजकल जब हम क्रांति या रेवोल्यूशन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कोई हिंसक तख्तापलट, है ना? लेकिन अरस्तु के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा था। उनके हिसाब से किसी देश के संविधान में, या चलिए कंपनी के हिसाब से सोचें तो उसकी कोर कल्चर और लीडरशिप स्ट्रक्चर में कोई भी बड़ा बदलाव ही एक तरह की क्रांति है। ये एक सीईओ का बदलना भी हो सकता है जिसके आने से कंपनी की पूरी दिशा ही बदल जाए, या फिर कोई बड़ा मर्जर जो उस ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए को ही हमेशा के लिए बदल दे। और ये जो आइडिया है ना, ये अरस्तु की थ्योरी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। वो कहते थे कि क्रांति एक आइसबर्ग की तरह होती है। हमें जो ऊपर दिखता है, जैसे कि खुली नाराजगी, लोगों का इस्तीफा देना या प्रदर्शन करना, वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली खतरा तो पानी के नीचे छिपा है। और वो क्या है? वो है असमानता की भावना। मतलब जब लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा, और अन्याय, जब रिसोर्सेज या मौके सही तरीके से नहीं बांटे जा रहे। यही वो गहरी छिपी हुई वजह है जो आखिरकार पूरे सिस्टम को ढहा देती हैं। तो सवाल यह है कि वो चेतावनी के संकेत क्या हैं? वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं? देखिए, अरस्तु ने हमें एक पूरी चेकलिस्ट दी है। पहला, जब लीडरशिप कंपनी के रिसोर्सेज को अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे। दूसरा, जब प्रमोशन काबिलियत पर नहीं बल्कि चापलूसी से मिलने लगे और जो लोग सच में काबिल हैं वो पीछे रह जाएं। तीसरा है अहंकार, यानी जब लीडर्स अपनी ही टीम से, अपने ही लोगों से कट जाएं। और चौथा है डर, जब कंपनी में ऐसा माहौल बन जाए जहां लोग अन्याय के खौफ से सच बोलने तक से डरने लगें। ये सब अस्थिरता आने के पक्के संकेत हैं। लेकिन रुकिए, खतरे यहीं खत्म नहीं होते, और भी हैं। जैसे जब एक टीम दूसरी टीम को नफरत से देखने लगे, या जब लोग धोखे से पावर हासिल करने की कोशिश करें, जिसे हम आज की भाषा में डर्टी ऑफिस पॉलिटिक्स कह सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और शायद इन सब में सबसे खतरनाक है छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना। ये उन छोटे मोटे नियमों को तोड़ने जैसा है जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, या उन मामूली शिकायतों को अनसुना कर देना जो गैर जरूरी लगती हैं। अरस्तु ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि यही वो छोटी छोटी दरारें हैं जो आखिर में पूरे के पूरे बांध को तोड़ देती हैं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, उसका डायग्नोसिस कर लिया। अब आते हैं इलाज पर। और अरस्तु की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ समस्याएं ही नहीं गिनाई, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान भी दिया, जिसे हम उनका 4 पॉइंट रिकवरी प्लान कह सकते हैं। अरस्तु का जो ये प्लान है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, कानून का शासन, मतलब नियम सबके लिए बराबर हों। दूसरा, शक्ति का संतुलन, यानी किसी एक इंसान या एक ग्रुप को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बनने देना है। तीसरा, एक मजबूत मिडिल क्लास को बढ़ावा देना। और चौथा, एक ऐसा कल्चर बनाना जो इन सभी सिद्धांतों को सपोर्ट करे और मजबूती दे। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को एक एक करके थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पॉइंट है, जो नियम और प्रोसेस बने हुए हैं उनकी इज्जत करना। अरस्तु का कहना था कि चाहे लीडर हो या एम्प्लॉय, नियम के लिए सम्मान दोनों में होना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर ये चेतावनी दी थी कि छोटी छोटी नियम तोड़ने की घटनाओं पर भी नजर रखें, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, यही छोटे छोटे उल्लंघन अंत में पूरे सिस्टम की नींव को खोखला कर देते हैं। दूसरा उपाय है बैलेंस, यानी संतुलन।
अरस्तु ने साफ कहा था कि पावर और पैसा, इन दोनों को किसी एक तरफ बहुत ज्यादा झुकने मत दो। इसका सीधा सीधा मतलब है पावर को डिसेंट्रलाइज करना। मतलब किसी एक व्यक्ति या किसी एक डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा कंट्रोल मत दो। ये पक्का करो कि आगे बढ़ने के मौके सभी तक पहुंचें। यहाँ तक कि किसका सम्मान करना है, किसे पहचान देनी है, इसका बंटवारा भी बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। अच्छा, ये जो आइडिया है ये शायद अरिस्टो की सबसे मशहूर सोच में से एक है, द गोल्डन मीन या स्वर्णिम मध्यमान। सोचिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो एक्सट्रीम होते हैं। एक तरफ कुछ बहुत पावरफुल या अमीर लोग और दूसरी तरफ वो जिनके पास कोई पावर नहीं है। अरिस्टो का तर्क था कि असली स्थिरता इन दोनों के बीच में मिलती है, एक मजबूत, खुश और बड़ा मिडिल क्लास। अब कॉर्पोरेट दुनिया में ये कौन है? ये हैं हमारे मिड लेवल मैनेजर्स और सीनियर प्रोफेशनल्स। यही वो लोग हैं जो टॉप लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच एक बफर का काम करते हैं और कंपनी को हकीकत से जोड़े रखते हैं। और अब आते हैं चौथे और आखिरी उपाय पर, जो कि सही कल्चर बनाने से जुड़ा है। इसका मतलब है अपने लोगों को कंपनी के वैल्यूज और सिद्धांतों के हिसाब से ट्रेन करना। किसी भी नए एम्प्लॉय के लिए उसकी ऑनबोर्डिंग के समय से ही नियमों का पालन करने की आदत डालना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जो काबिल लोग हैं उन्हें लीडरशिप में हिस्सा देकर उनका सम्मान करना, ताकि वो सिस्टम से नाराज ना हो। तो फिर इन सारी बातों से आज के लीडर्स के लिए निचोड़ क्या निकलता है? चलिए इसे बहुत ही संक्षेप में देखते हैं। तो देखिए, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि किसी भी सिस्टम में अस्थिरता, असमानता और अन्याय से पैदा होती है, और स्थिरता आती है कानून के शासन से, पावर के सही बैलेंस से और एक ऐसे कल्चर से जो इन सभी चीजों को मजबूत करे। बस यही है अरिस्टो का अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव सारांश। अरस्तु की ये सोच हमें सिर्फ प्रॉब्लम का डायग्नोसिस नहीं देती, बल्कि एक आईना भी दिखाती है। तो आज के लीडर्स के लिए आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, जब अरस्तु के इन पैमानों पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को परखा जाए तो उसकी सेहत कैसी दिखती है? क्या उसकी नींव में भी ऐसी कोई दरारें हैं जिन्हें जानबूझकर या अनजाने में नजरअंदाज किया जा रहा है? और ये एक ऐसा सवाल